मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। राजनीतिक विकास को और आगे देखें। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 प्रतीक माने हैं: समानता, क्षमता और स्वायत्तता। तो समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये 3 माने हैं और इन तीनों के आधार पर उसने राजनीतिक विकास को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस दिशा में आमंड और पावेल का जो दृष्टिकोण है उसे भी हमें देखना चाहिए। वैसे आमंड और पावेल का दृष्टिकोण पाई के दृष्टिकोण से लगभग मेल खाता है। नाम अलग है लेकिन चीज वही है। आमंड और पावेल भी 3 लक्षण बताते हैं। एक है भूमिका विभिन्नीकरण, जिसे लुसियन पाई विभेदीकरण कहता है। वही चीज यहां पर भूमिका विभिन्नीकरण है। मतलब यह है कि हर काम को करने के लिए अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए और ये संस्थाएं चूंकि अलग अलग काम करेंगी, इसलिए इनका गठन विशेषीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब विशेषज्ञ व्यक्ति ऐसे संगठनों में उपस्थित रहेंगे तो काम बहुत अच्छी तरह से होगा। भूमिका विभिन्नीकरण, हर अंग अपना अपना काम करे, एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करे, लेकिन उनके बीच उचित तालमेल होना चाहिए। जब तक तालमेल नहीं होगा, शासन के विभिन्न संगठनों में, अंगों में, पूरे देश में जब तक तालमेल नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। दूसरा है उपव्यवस्था स्वायत्तता। जो भी उपव्यवस्थाएं, उपव्यवस्था जैसे केंद्र सरकार है तो राज्य सरकारें उपव्यवस्थाएं हुई। प्रशासन है, जैसे जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन, ब्लॉक में जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये सब उपव्यवस्थाएं हुई। तो उपव्यवस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे संसद है, राज्य सरकार उपव्यवस्थाएं हुई, राज्य सरकारों को पर्याप्त स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सब जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनको उचित स्वायत्तता मिलनी चाहिए ताकि वे अपने दायरे में रहते हुए अपना निश्चित काम कर सकें और ऊपरी हस्तक्षेप न हो। इन्हें जो भी दायरे के अंतर्गत शक्तियां दी गई है, वे उसका उचित रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये उपव्यवस्था स्वायत्तता हुई। और तीसरा है लौकिकीकरण। लौकिकीकरण का संबंध है आम जनता से है। आम जनता राजनीतिक कार्यों में भाग लेवे, निर्णय निर्माण में भाग लेवे, मतदान के समय मतदान करे, उचित रूप में अपने मतदान संबंधित दायित्वों को समझे और वह अपने दायित्वों का निर्वाह करे। पूरे देश की जनता सक्रिय हो अपने अधिकारों के लिए, अपने दायित्वों के लिए, पूरे देश की व्यवस्था के लिए, तभी हम उसे लौकिकीकरण कह सकते हैं। यह है आमंड और पावेल का दृष्टिकोण राजनीतिक विकास के बारे में। जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं, तब आमंड और पावेल कहते हैं कि उस राष्ट्र का राजनीतिक विकास हो चुका है या हो गया है। अब देखें इसकी एक सामान्य विशेषताएं। क्योंकि लुसियन पाई और आमंड पावेल के दृष्टिकोण का हमने अध्ययन कर लिया, अब इस आधार पर सामान्य विशेषताओं में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले समानता के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण। पूरे देश में समानता की स्थापना होनी चाहिए, प्रत्येक दृष्टि से समानता होनी चाहिए। यहां पर समानता का मतलब आर्थिक समानता का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के पास एक निश्चित राशि हो, उससे ज्यादा राशि उसके पास का हो, यह समानता नहीं है। अवसर की समानता और समानता के प्रति आम लोगों के बीच, पूरे जनता के मन में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उचित न्याय मिलना चाहिए, समय पर न्याय मिलना चाहिए। यह समानता के अंतर्गत आता है। तो समानता का वास्तविक रूप में क्रियान्वयन होना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था में नीति निर्धारण और क्रियान्वयन क्षमता। राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता हो कि वह पूरे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारित कर सके, नीतियों का निर्माण कर सके और उसको उचित रूप में क्रियान्वित कर सके। यदि राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता नहीं है कि वह राष्ट्रव्यापी हितों का निर्माण कर सके, तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का होना या न होना बेकार है।
यदि नीतियां बन गई, कानून बन गया, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में समस्या आ रही, क्रियान्वित करने की क्षमता नहीं है, तो फिर वही स्थिति है, राजनीतिक व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है। तो राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह नीति निर्धारित कर सके, राष्ट्रव्यापी राष्ट्रहित के को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण कर सके, नीतियां बना सके और उसको क्रियान्वित कर सके। तीसरा है राजनीतिक कार्यों में विशेषीकरण और विभेदीकरण। प्रत्येक राजनीतिक संगठन या प्रत्येक संस्था का निर्माण विशेषीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए और सबकी भूमिका अलग अलग होनी चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए। इसकी भी तालमेल इससे भी महत्वपूर्ण है कि विशेषीकरण विभेदीकरण तो हो, लेकिन तालमेल या समन्वय का भी होना आवश्यक है। जब एक संगठन अनेक प्रकार के बहु प्रकृति कार्य करता है तो वहां पर संगठन को विशेषीकृत आधार पर स्थापित किया जाना आवश्यक हो जाता है। और चौथा है लौकिकृत राजनीति। राजनीति सबके लिए समान रूप से खुला हो, कोई भी व्यक्ति राजनीति में भाग ले सकता हो, अपनी बात कह सकता हो, राजनीतिक गतिविधियों में वह भाग ले सकता हो, वह निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सकता हो। अब जैसे एक मतदाता ये सोचता है कि मैं यदि एक वोट दे दूंगा तो क्या हो जाएगा और नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यह भावना लोगों में नहीं होनी चाहिए। अपितु प्रत्येक मतदाता को अपने एक वोट की कीमत समझना चाहिए। ये राजनीतिक विकास की विशेषताएं हुई। अब देखें राजनीतिक विकास की अवस्थाएं। राजनीतिक विकास एकदम से नहीं हो जाता, अलग अलग इसकी अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं देख लीजिए। सबसे पहले है राज्य निर्माण का स्तर। सबसे पहले राज्य का निर्माण होना चाहिए। सबसे पहले राज्य का निर्माण होगा। राज्य का निर्माण जब हो जाएगा उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। एक है केंद्रीय सत्ता का निर्माण। एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण होगा जो कि पूरे देश की अखंडता और एकता को स्थापित करेगा। दूसरा, फिर इसी में विभिन्न समूहों का सत्ता के अधीन आना। जितने भी गुट हैं, जितने भी दल हैं, समूह हैं, इन सबको केंद्रीय सत्ता के अधीन आना होगा। तब जाकर के राष्ट्र की अखंडता और एकता की स्थापना हो जाएगी। जब पूरे देश की एकता और अखंडता की स्थापना हो जाएगी तब राज्य एकजुट होकर के अपना काम कर सकेगा। जब तक देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सक्रिय होती रहेंगी तब तक देश अखंड नहीं रह सकता। तो देश में देश विरोधी गतिविधियां, जैसे भारत में खालिस्तान की मांग हो रही है, यह पूरी तरह से गलत है। तो ऐसी मांगे देश के अंदर नहीं होनी चाहिए, उठनी भी नहीं चाहिए। यदि उठती हैं तो राज्य अखंड नहीं रह सकता। फिर है राष्ट्र के निर्माण के स्तर। राज्य के बाद राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब एक भावना है। राष्ट्र एक राष्ट्रीयता एक भावना है। कौन सी भावना? एकता की भावना। यह लोगों में पाई जानी चाहिए। जब तक एक का भाव नहीं होगा, एकता की भावना नहीं होगी, देश अखंड नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, भारत हमारा है, हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं, ये भावना लोगों में होनी चाहिए। प्रत्येक देश के लोगों में अपने अपने देश के प्रति एकता का भाव होना चाहिए। तो राष्ट्र निर्माण के लिए इसमें सबसे पहले निष्ठा और प्रतिबद्धता उत्पन्न करना। तो देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा और देशभक्ति का भाव उत्पन्न करे। आज की तारीख में देख लीजिएगा, भारत की शिक्षा पद्धति में किसी भी क्लास में ऐसा कोई कोर्स नहीं होता जहां पर कि व्यक्ति को नैतिकता, सदाचार और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी जाती हो। एक भी नहीं। तो यह गलत है। शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति के मन को बनाता है, मस्तिष्क को तैयार करता है, माइंड सेट तैयार करता है, माइंड सेट करता है। तो इस प्रकार से देश के प्रति निष्ठा और देशभक्ति का भाव उत्पन्न करना आवश्यक है। फिर निर्देशों, कानूनों और व्यवस्था के प्रति समर्थन में वृद्धि होनी चाहिए। आपने एक सरकार की स्थापना की, सरकार को काम करने देने का अवसर दीजिए। अब उसको 5 साल कर आपने जनादेश दिया है, 5 साल तक काम करे। यदि गलत करता है, वह शासन यदि गलत करता है, आप उसका विरोध करिए, लेकिन जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं उसका आपको पालन करना चाहिए। जो कानून बन चुका है उस कानून के प्रति आपके मन में श्रद्धा का, आदर का भाव होना चाहिए। उसके पालन की भावना आपके मन में होनी चाहिए। आप सहज रूप में उन कानूनों और व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। क्योंकि यदि कानून बन गया और लोग उसका उल्लंघन ज्यादा करें तो फिर ऐसे कानूनों का होना कोई मतलब नहीं है।
तो लोगों का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि व्यवस्था है, हम व्यवस्था के अंग हैं, उस व्यवस्था के अधीन हमको रहना है, उस व्यवस्था का पालन करना हमें चाहिए। और एकता का भाव होना चाहिए पूरे देश के लोगों में। तीसरा है सहभागिता के स्तर। जन सहभागिता लगातार बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि जब तक मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ेगा तब तक जन सक्रियता का पता नहीं चलेगा। साम्यवादी देशों में 99.99% मतदान होता है, तो वह जन सहभागिता नहीं हो, वो जबरदस्ती का है। ऐसी जबरदस्ती नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को इस प्रकार से बताया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, उनके मन को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि वो प्रत्येक समय मतदान के अधिकार का उपयोग करें। हर व्यक्ति को अपने एक वोट की कीमत भी मालूम होना चाहिए। जन सहभागिता। फिर है वितरण का स्तर। वितरण का स्तर मतलब पूरे देश के लिए समान योजनाएं बनाई जानी चाहिए। कैसे समान योजनाएं? कि जो विशेष क्षेत्र हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको और आगे लाना। जो ऑलरेडी अपना विकास कर चुके हैं उसको थोड़ा सा कम ध्यान देना। जो बिल्कुल निचले स्तर पर हैं, रिमोट एरियाज में हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देना, ताकि पूरे देश का संतुलित विकास हो सके। ये 4 स्तर हैं। अब अन्य स्तर के अंतर्गत आदिम एकीकरण की व्यवस्था। आदिम एकीकरण का मतलब होता है पुराने जमाने में जब राज्य बिल्कुल छोटे छोटे हुआ करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, कोई एक शक्तिशाली राजा आकर के उनको युद्ध में परास्त करके उनको अपने में मिलाता था, एक बड़े राज्य का निर्माण करता था। वो आदिम एकीकरण का स्तर है। फिर है औद्योगिकरण। जब राज्य की स्थापना होगी आप औद्योगिकरण करिए ताकि राज्य का आर्थिक विकास हो सके। जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक राज्य का विकास नहीं होगा, क्योंकि राज्य के विकास का सबसे प्रमुख तत्व है आर्थिक तत्व। फिर है लोक कल्याण। विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी राज्य। पहले पुलिस राज्य हुआ करता था। पुलिस राज्य की धारणा को आज की तारीख में पूरी दुनिया के सब देशों ने अस्वीकार कर दिया है। आज लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बन गई है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों का विकास हो, इस दृष्टि से शासन को अपनी नीतियां बनानी चाहिए। और चौथा है बहुलता की अवस्था। राज्य में बहुलता का होना स्वाभाविक है। बहुलता का मतलब अनेक प्रकार की चीजें होनी चाहिए। विभिन्नता में एकता की स्थापना होनी चाहिए। देखिए हमारे देश में पूरे भारत भर में देख लीजिएगा तो भाषा की, संप्रदाय की, रहन सहन की, इतिहास की, संस्कृति की, तमाम प्रकार की आपको विभिन्नताएं मिलेंगी। इनके बीच एकता की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्नता में ही एकता हो सकती है। तो विभिन्नता में एकता होनी चाहिए। और समृद्धि, उपलब्धि, शक्ति के नए केंद्र और आदर्श समाज, ये तमाम चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक किसी भी देश का राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। समृद्धि होनी चाहिए। समृद्धि कैसे होगी? आर्थिक चीजों से होगी, हमारी राजनीतिक, हमारी पुरानी संस्कृति से होगी। समृद्धि आएगी, हमारा कद बढ़ेगा, हमारी ईमानदारी, हमारी भावनाएं, ये सब चीजें मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करती हैं। इसके बाद राजनीतिक विकास के मार्ग में कुछ समस्याएं आती हैं। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? उनमें सबसे पहले है राज्य की अखंडता और एकता। यह सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया के अन्य देशों में देख लीजिएगा, अपने तीसरी दुनिया के 2-4 कुछ देशों को छोड़ करके विकसित देशों को देख लीजिए, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इन सभी देशों को देख लीजिए। यहां पर राष्ट्र की अखंडता या एकता कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारत में राष्ट्र की अखंडता और एकता एक सबसे बड़ी समस्या है कि किस प्रकार से भारत की एकता को बनाए रखा जाए, इसे अखंड रखा जाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है, देश की एकता को बनाए रखना। दूसरा है राष्ट्र निर्माण की समस्या। राज्य बन गया, राष्ट्र का निर्माण करिए, लोगों में एकता का भाव लाइए, लोगों को भारतीय बनाइए, लोगों को राष्ट्रीय गुणों से युक्त कीजिए, उन्हें नैतिक शिक्षा दीजिए, ईमानदारी की शिक्षा दीजिए, सद्भावना, सदाचार, ये चीजों के बारे में उनको बताइए, तब एक राष्ट्र का निर्माण होगा। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करिए जो सभी प्रकार के गड़बड़ियों को ठीक कर सके,
उसमें इतनी क्षमता हो कि राष्ट्र में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान कर सके। वह आज की समस्या को कल के लिए न टाले, अपितु उसी समय उसका समाधान ढूंढने का कार्य करे। तो राजनीतिक व्यवस्था को क्षमतावान होना चाहिए। अभी देखिए, भारत में मणिपुर पिछले साल भर से जल रहा है। अभी तक जो भी प्रयास किए गए, मैं ये नहीं कहता कि प्रयास नहीं किए गए, लेकिन जो भी प्रयास किए गए अभी तक वो सफलीभूत नहीं हुए हैं। परिणाम स्वरूप अभी भी मणिपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो राजनीतिक व्यवस्था की यह एक सबसे बड़ी अक्षमता मानी जाएगी और भारतीय एकता के लिए सबसे बड़ी समस्या मानी जाएगी। राजनीतिक विकास के मॉडल का चयन। राजनीतिक विकास के लिए किस प्रकार से आप विचारधारा को चुनते हैं? समाजवादी विचारधारा को, साम्यवादी विचारधारा को, लोकतांत्रिक विचारधारा को, कुलीनतंत्री विचारधारा को या अन्य विचारधारा को, तमाम प्रकार से आप कौन से मॉडल का चयन करते हैं? किस प्रकार से आप सोचते हैं कि देश का विकास इस तरीके से होगा? जैसे 1950 में जब हमको नया संविधान हमने लागू किया तो उसके बाद हमने समाजवाद के मॉडल को स्वीकार किया था कि समाजवाद के तरीके से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। आजकल समाजवाद का अर्थ दूसरा हो गया है। पहले समाजवाद का अर्थ था सब चीजों को शासन अपने हाथ में लेवे धीरे धीरे करके। आजकल समाजवाद का अर्थ हो गया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। पूरे ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए ताकि अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका प्रभाव पड़े। तो राजनीतिक विकास के मॉडल की समस्या है। फिर राजनीतिक स्थायित्व होना चाहिए। राजनीतिक स्थायित्व, सरकारें एक बार बने 5 साल करें, अपना कार्यकाल पूरा करें, उसके बाद फिर चुनाव हो, इस प्रकार से लगातार होना चाहिए। ये राजनीतिक स्थायित्व है। अभी देख लीजिए, हमारी तीसरी दुनिया के देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पिछले 1950 से जो संविधान चल रहा है अभी भी चल रहा है। और देश की जनता में, देश के नेताओं में भले ही सभी प्रकार से मतभेद हों, लेकिन भारत में रहने वाला प्रत्येक नेता, प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। संविधान प्रति उसके मन में एक अच्छी भावना है कि यह हमारा संविधान है और इस संविधान को उल्लंघन नहीं होना चाहिए और किसी व्यक्ति को हम संविधान के उल्लंघन की अनुमति नहीं देंगे। बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक आया था जब श्रीमती गांधी ने आपातकाल लगाया था। उसके बाद और उसके पहले कभी भी संविधान का उल्लंघन किसी भी शासक वर्ग ने अभी तक नहीं किया है। फिर समानता की चर्चा इसके पहले हो चुकी है। समानता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। सहभागिता, लगातार सहभागिता, जनता की सहभागिता बढ़नी चाहिए। फिर वैधता का मतलब होता है कि शासन जो भी काम करे वैधानिक रूप से सही हो, वह कानून बनाकर काम करे। जब कानून संसद के द्वारा पारित हो जाए तब उस काम को अपने हाथ में ले। मतलब कि यदि संसद में किसी विषय पर कानून बनता है तो उस पर पर्याप्त विचार विमर्श, वाद विवाद हो, और जब कानून विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाए, जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए, तब उस कानून को लागू करना चाहिए। ऐसे में यह होगा कि यह माना जाएगा कि शासन जो भी काम करे कानून बनाकर कर रही है, मनमानी नहीं कर रही है। वैधता। फिर है राजनीतिक दलों का व्यवहार। राजनीतिक दल में जो भी अच्छाई हो, लेकिन बुराई सबसे ज्यादा हमारे सामने आती है। राजनीतिक दलों का काम विरोध करना नहीं है, आलोचना करना है। भारत में आलोचना कम होती है, विरोध अधिक होता है। वर्तमान समय में शासन जो भी काम करे, हर चीज में मीन मेख निकालना आजकल राजनीतिक दलों का काम हो गया है। शासन चाहे अच्छा काम करे चाहे अच्छा काम न करे, प्रत्येक स्थिति में सरकार को पता है कि उसकी आलोचना होगी, उसकी आलोचना नहीं, उसका विरोध होगा। तो ये राजनीतिक दलों को अपनी टेंडेंसी बदलनी चाहिए। हर काम में मिन मेख निकालना उचित नहीं है। फिर है हिंसात्मक राजनीति की समस्या। हिंसात्मक राजनीति देश को तोड़ने के लिए ये काम होता है। तो देश को तोड़ने वाली किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को हमेशा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जैसे भारत में नक्सलवाद की सबसे बड़ी समस्या है। किस प्रकार से वो लोगों की हत्याएं करते हैं, किस प्रकार से गड़बड़ियां करते हैं, बम विस्फोट करते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, ये सब तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। ये राजनीतिक विकास के मार्ग में समस्याएं हैं। अब राजनीतिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसको देखें।
प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षा, बिल्कुल सीधी सी बात है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। जैसी शिक्षा होगी उसी प्रकार से आपका मन बनेगा। भारत में आज जो भी स्थिति है, अच्छी है, बुरी है, उचित है, अनुचित है, ये तमाम चीजें शिक्षा के कारण ही है। शिक्षा इसके लिए जिम्मेदार है, तो शिक्षा इसके लिए उसको श्रेय दिया जा सकता है। फिर जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है। ये आवागमन और संचार के उचित साधन होने चाहिए। अभी भी भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र में जो कि रिमोट एरियाज कहलाते हैं, रिमोट एरिया नहीं होनी चाहिए। आवागमन के उचित साधन होना चाहिए, संचार के उचित साधन होना चाहिए। औद्योगिकरण और नगरीकरण, इसके लिए शासन को पूरे प्रयास करना चाहिए ताकि उद्योग धंधों की स्थापना हो, नगरों का निर्माण हो, नगरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर धर्मनिरपेक्ष संस्कृति, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति होने से क्या होता है कि विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग एक देश में बसते हैं और अच्छी तरह से जीवन यापन करते हैं, बिना किसी असुरक्षा के भाव से, बिना किसी असुविधा या बिना किसी डर के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष संस्कृति होगी। फिर राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना चाहिए। जन सहभागिता लगातार बढ़नी चाहिए। राजनीतिक दलों का व्यवहार आलोचनात्मक होना चाहिए, विरोधात्मक नहीं। हर चीज में मीन ब्रेक लगाना उचित नहीं है। नौकरशाही को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि नौकरशाहों पर ही अंतिम रूप में नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। तो नौकरशाहों को उचित और ईमानदार होना चाहिए, योग्य और ईमानदार होना चाहिए। योग्य तो होते हैं लेकिन ईमानदार नहीं होते हैं। और आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। देखिए भारत किसी जमाने में कितना पिछड़ा हो गया था, कितना इसकी हालत खराब होते जा रही थी कि भारत को अपने देश का सोना भी दूसरे देश में गिरवी रख करके पैसा लेना पड़ा था। आज देखिए भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों से भी आगे बढ़ता जा रहा है भारत आर्थिक दृष्टि से। और संसाधनों का दोहन, देश में हर देश में प्राय संसाधन होते हैं, लेकिन इन संसाधनों का उचित दोहन होना चाहिए। ऐसा दोहन नहीं होना चाहिए कि सर्वथा प्रकृति के विपरीत हो जाए, देश में और भी अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हों, प्राकृतिक वातावरण भी असंतुलित हो जाना, यह संसाधनों का उचित दोहन नहीं है। तो संसाधनों का दोहन उचित रूप में किया जाना चाहिए। अब देखें राजनीतिक विकास के द्योतक क्या क्या है, कि एक देश का राजनीतिक विकास हो गया है, इसका प्रतीक क्या है, कौन कौन सी चीजें राजनीतिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करती है। सबसे पहले राष्ट्रीय एकीकरण, ये केवल पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आप आराम से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। राजनीतिक एकीकरण, पूरे देश में अखंडता एकता हो। फिर मतदाता और मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ते जाने चाहिए। जन सहभागिता, इसमें वृद्धि होनी चाहिए। संचार साधन और संचार साधनों की स्वायत्तता, देश में संचार साधन पर्याप्त हों और वे स्वायत्त हों, किसी के अधीन न हो, उस पर सरकारी नियंत्रण न हो, यह मतलब है। पर राजनीतिक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण होने से क्या होता है, शक्तियां विभाजित होंगी, बटेंगी। जब शक्तियां बटेंगी, विशेषज्ञता के आधार पर उनका गठन होगा, अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता होनी चाहिए। आज जैसे भारत में नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत वगैरह की स्थापना की जाती है, वे आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से शासन पर निर्भर रहती है। तो कहाँ स्वायत्तता मिलेगी? जब तक आर्थिक संसाधन इनको उपलब्ध नहीं होगा, तब तक लोग काम कैसे करेंगे? तो अपने काम के लिए काम करना चाहती हैं, विकास का काम, लेकिन वे आर्थिक दृष्टि से शासन पर निर्भर रहती है। तो विधायी सत्रों की अवधि, देखिए अभी संसद का सत्र समाप्त हुआ है। संसद ने एक सप्ताह से ज्यादा समय तक उसकी बैठक आयोजित हुई और एक सप्ताह में देख लीजिए कुल मिलाकर 54 घंटे उसने काम किया है। केवल 54 घंटे, क्या होता है इससे? 54 मिनट तक उसने काम किया है। तो एक हफ्ता तक यदि सदन की अवधि हो, सत्र चले और वहां पर काम न हो, केवल हंगामे हो और अनेक प्रकार से व्यवधान आते हों, तो फिर देश का विकास, तो राजनीतिक विकास कहां होगा?
सतर्कता संस्थाओं की संख्या, देश में सतर्कता संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए और इनको अधिक से अधिक स्थापित करना चाहिए ताकि देश के लोग सतर्क रहें। सतर्कता संस्था जैसे भारत में जो जासूसी संस्थाएं हैं, जैसे ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, जैसे इसकी चर्चा बहुत हम सुनते हैं, करते हैं, तो ऐसी संस्थाएं अधिक होनी चाहिए ताकि जनता पर, नेताओं पर, शासकों पर, नौकरशाहों पर पर्याप्त नियंत्रण बना रहे। स्थिर दल व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो भारत में हो ही नहीं सकता स्थिर दल व्यवस्था, क्योंकि भारत में तो हर गली कूचों में आपको राजनीतिक दल मिल जाएंगे। दलगत स्वस्थ प्रतियोगिता, दलों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। और सहमति मूलक राजनीति, ये बहुत जरूरी है। जब तक सहमति मूलक राजनीति नहीं होगी और आप विरोधी विचारों को आप सम्मान नहीं देंगे, तब तक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। तो सहमति मूलक राजनीति होनी चाहिए। लोगों को समझा बुझा करके अपने पक्ष में लाने का प्रयास करिए। और विरोध और असहमति के प्रति असहिष्णुता, विरोध होंगे, मतभेद होंगे, मनभेद न हो। राजनीतिक दलों के बीच आज हमारे देश में मनभेद ज्यादा है, मतभेद कम है। मतभेद नहीं है, मनभेद है। यहां तक कि भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति है कि दो दलों के राजनीतिक नेता एक दूसरे से आंखें तक नहीं मिलाते, हाथ तक नहीं मिलाते, नमस्कार भी नहीं बोलते। इतनी ज्यादा इनके बीच मतभेद है, मनभेद है। ये उचित नहीं है। फिर जन शिकायत निवारण का उचित व्यवस्था होनी चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। और आखिरी है, सेना का अराजनीतिक स्वरूप होना चाहिए। सेना को राजनीति में घसीटा जाना नहीं चाहिए। सेना का तटस्थता रूप दुनिया के सभी देशों में स्वीकार किया जाता है। तो ये सब चीजें, ये 1 से लेकर 15 तक बिंदु जो हैं, ये राजनीतिक विकास के द्योतक हैं, प्रतीक हैं। ये सब चीजें यदि हों तो राजनीतिक विकास होता है। अब इस राजनीतिक विकास के मार्ग में जो ऐसे तत्व होते हैं जिससे राजनीतिक विकास नहीं होता, राजनीतिक ह्रास होता है, ये चीजें कौन कौन सी देख लीजिएगा। नंबर 1, चुनावी हेराफेरी। ये तो स्वाभाविक है। यदि चुनाव में गड़बड़ियां हों, जैसे आजकल भारत में ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर के द्वारा मतदान, इसको लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहा है। और विशेष करके विरोधी दल के जो सदस्य होते हैं, विरोधी दल के जो नेता हैं, ये हमेशा बोलते रहते हैं कि मतदान जो है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए। निश्चित रूप से ईवीएम बहुत ही अच्छी व्यवस्था है हमारे देश में जो की गई है, लेकिन ये राजनीतिक दल, हमारे देश के राजनीतिक दल के जो नेता हैं, वो ये सोचते हैं यदि हार गए मतलब ईवीएम गड़बड़ है, बैलेट पेपर से मतदान कराइए। जीत गए तो कुछ नहीं बोलते। जहां कहीं भी ये जीते मतलब ईवीएम अच्छा है, हार गए मतलब ईवीएम पर पूरा दोष आरोप है। ये उचित दृष्टिकोण नहीं है। तो चुनावी हेराफेरी ना हो, हिंसात्मक विरोध की घटनाएं ना हो, भूमिगत गतिविधियां जैसे नक्सली गतिविधियां हैं, भूमिगत गतिविधियां के अंतर्गत आती हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में जो हिंसात्मक गतिविधियां अभी भी चल रही है, मणिपुर वगैरह में, तो ये उचित नहीं है। ये राजनीतिक ह्रास के द्योतक हैं। और राजनीतिक दल बदल, इसको तो भारत में रोकना संभव नहीं है। भले ही कानून बन गया है, लेकिन राजनीतिक दल बदल चलते रहता है। क्यों? केवल आर्थिक प्रलोभन के चलते, केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि के लिए ही ये राजनीतिक दल बदल होते हैं। और विसम्मति का दमन, यदि कोई आपसे असहमत है उसका दमन न हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का, रखने का पूरा अधिकार है, उसको अवसर दिया जाना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। और व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। भारत में व्यक्ति पूजा बहुत प्रसिद्ध रहा है। देख लीजिए पूरे भारत के इतिहास को, किस प्रकार से लोग व्यक्ति की पूजा करते हैं, उसकी नीतियों की, उसके सिद्धांतों की पूजा नहीं करते, व्यक्ति पूजा। और सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आज इसे भुगत रहा है, सेना का राजनीतिकरण करके, क्योंकि सेना पाकिस्तान में मुख्य भूमिका निर्वाह करता है। सरकार चाहे किसी की बने, चलेगी सेना की। और भ्रष्टाचार, कुशासन, इसके बारे में हमारे देश में क्या कहें, कहना ही बेकार है। और घरेलू मामलों, विदेशी हस्तक्षेप, जैसे खालिस्तान के मैटर पर कनाडा हस्तक्षेप कर रहा है, बोल रहा है, कनाडा का प्रधानमंत्री बोलता है कि खालिस्तान होना चाहिए बोल करके। ये बहुत ही गंदी, बहुत ही गलत बात है। पाकिस्तान भारत के मामलों में हस्तक्षेप करता है, निरंतर कर रहा है, ये गलत बात है, ये उचित नहीं है। और आखिरी है प्रतिबद्ध नौकरशाही। नौकरशाहों को
कानून और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, शासक दल के प्रति नहीं। जहां कहीं भी नौकरशाह शासक वर्ग के प्रति प्रतिबद्ध होंगे वहां पर गड़बड़ियां होंगी। तो इसलिए नौकरशाहों को कानून और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। यह है राजनीतिक विकास का चैप्टर। राजनीतिक विकास आज की तारीख में पूरे दुनिया के सभी देशों के लिए आवश्यक हो गया है, ताकि वे अन्य देशों के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करें। पूरे दुनिया में इस प्रकार से, विशेष करके तीसरी दुनिया के देशों में ये अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। लगातार ये देश संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उस स्टेज को प्राप्त करने में असफलता मिली है जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये है राजनीतिक विकास का चैप्टर। आपको धन्यवाद।